दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। टाटा स्टील जो बहुत जल्द अपनी सारी कंपनियों को अपने आप में सम्मिलित कर लेगी, यानी एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारी कंपनियां आएगी। मर्जर का प्लान जल्द ही पूरा होने वाला है और उसके बाद में आप देख सकते हो कि टाटा स्टील में एक जबरदस्त तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। उसके पहले अगर आप देखें तो टाटा स्टील ने बहुत सारे डिसीजन लिए अपने शेयर होल्डर के हितों की रक्षा के लिए। अब क्या है वो डिसीजन, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, यानी ब्रिटिश काल से ये कंपनी चली आ रही है और विश्व के बहुत सारे देशों में बहुत ही अच्छा इसका कामकाज है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से नंबर 2 में शुमार है। तो टाटा स्टील जो आने वाले समय ग्रीन स्टील के निर्माण कार्य में भी आगे बढ़ने वाली है। इस समय क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है, क्योंकि स्टॉक तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये जो गिरावट हुई ये पूरे स्टील सेक्टर में थी, सिर्फ टाटा स्टील में नहीं थी। और आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा जवाबदार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना में लॉकडाउन जो लगा अंत में, वो लॉकडाउन ने इस बाजार को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिया। और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो शुरू हुआ है रसिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से, वो सारे रीजन एक साथ मिले और स्टील सेक्टर दबाव में आ गया। हमारे यहाँ पर भी देख सकते हो कि कोरोना के बाद से जो कारोबारी गतिविधियां वो रुक गई और सारे के सारे कारोबार ठप होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन के काम भी रुके, स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा। लेकिन अब वो सारी जो कठिनाई वो कम होने लगी। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या वाकई में आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 112 पर रही, जहाँ पे 0.40% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 110 का लो भी बना, लेकिन क्लोजिंग 112 पे रही, जो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देख दो कि खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। आप इसके रिटर्न को देख सकते हैं। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से अगर देखें तो 242% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी कोरोना के बाद में स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है और जिसने भी निवेश किया होगा 2-3 साल में उसको बहुत अच्छा रिटर्न इस समय मिल रहा है। 1 ईयर की बात करें तो 29% का पॉजिटिव रिटर्न इस समय देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके 3 मंथ के रिटर्न की बात करें वो भी 8.11% पॉजिटिव है। सिर्फ अगर 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 4.62% की शानदार तेजी बताई है और वनडे के हिसाब से 0.40% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि भले स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी न हो, उसके बावजूद भी पिछले 5 साल में आपको कहीं पर भी कोई निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। यानी स्टॉक में जिसने भी निवेश किया होगा 4-5 साल के अंदर तो उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपने जो भी शेयर होल्डर है जिन्होंने फिजिकल रूप से शेयर लिए हुए हैं उनको अब अपने शेयर जो है वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने होंगे, यानी उनको डीमेट अकाउंट में उन शेयरों को लेना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे शेयर उनके अब यहाँ पे खारिज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद में उनको उसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अंतिम डेट आ गई। तब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उसका केवाईसी करना है, यानी आपके पैन कार्ड नंबर से उसको लिंक करना है, आपके मोबाइल नंबर से उसमें अपना नॉमिनेशन, ये सारी प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। और अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो जो आपके शेयर है उसकी अमाउंट भले ही 1 लाख या 2 लाख क्यों ना हो, वो जीरो हो जाएगी। और इसीलिए ये अंतिम समय आ चुका है। आपको जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करनी है। और इसके लिए ऑलरेडी आप देख सकते हो कि बीएसई की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। तो यहाँ पे देख दो मैंने फॉर्म के यहाँ पे अब स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया। आप उस फॉर्म को समझ सकते हो कि फॉर्म अलग अलग फॉर्म, जिसमें देख दो कि फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है। ये सारी इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है। जो भी वहाँ पे डिटेल देनी है वो डिटेल दे के आपको यहाँ पे जो टाटा स्टील की जो रजिस्ट्रार है वहाँ पे उसको आप समझ सकते हो कि उसको सबमिट करके आपको देना है। तभी आपका जो कारोबार है जो आगे बढ़ पाएगा, वरना ये सारे के सारे जो शेयर है वो फ्रीज हो जाएंगे। अब इसकी अंतिम डेट भी आ सके 1 अक्टूबर, ये डेट आपको याद रखनी है। अगर 1 अक्टूबर के पहले पहले आपकी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है तो आप समझ सकते हो कि आपके शेयर फ्रीज हो सकते हैं। वैसे तो 30 जून तक इस केवाईसी के लिए दी हुई डेट थी, लेकिन अब आप समझ सकते हो कि अगर प्रक्रिया के बाद में भी अगर आप कार्रवाई करते हो तो 1 अक्टूबर के पहले पहले आपका सारा ये फॉर्म का सबमिशन हो जाता है और आप तो आने वाले समय आपके जो शेयर है वो सुरक्षित हो जाएंगे और आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। और इसीलिए जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना, ये अंतिम घड़ी है। इसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। आप ये समझ ही सकते हो कि आपके सारे के सारे शेयर है वो फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, आपकी अमाउंट जीरो हो जाएगी। तो ये आपको खास ध्यान रखना है।
और आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि हम कैसे फॉर्म फिल करें, तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर सारी डिटेल दी हुई है, अलग से आपको फॉर्म मिले हुए हैं जो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टाटा स्टील की वेबसाइट भी मिल जाएंगे या फिर BSE NSE की वेबसाइट से भी आप ये फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि टाटा स्टील ने एक मौका दिया है हर किसी उस शेयर होल्डर को जो फिजिकल रूप से टाटा स्टील के शेयर बहुत साल पहले लेके रखे हुए, अब जिस किसी के पास तो 30 साल से शेयर है, किसी के पास उससे भी पहले के होंगे, तो वो सारे शेयर अभी समय आप देखें तो उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि सेबी के लॉ के हिसाब से फिजिकल शेयर वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी अपना मर्जर प्लान करने जा रही है और अब देख सकते हो कि उसकी NCLT की मंजूरी के बाद में शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली गई है। और अब आप समझ सकते हो कि ये जो मीटिंग हुई आप उसमें देख सकते हो कि 29 जून को जो मीटिंग हुई उसमें शेयर होल्डर ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। मर्जर का प्लान अब अंतिम घड़ी में आ चुका है, बहुत जल्द ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी। हो सकता है कि 1 महीने के या फिर 1.5 महीने के अंदर ही हमें पूरी तरह से कंप्लीट मर्जर होता हुआ दिखाई दे और ऐसे में आने वाले समय एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इस मौके का आपको फायदा उठा के निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए टाटा स्टील, जब से टीवी नरेंद्र ने देखे तो स्टील सेक्टर की इस कंपनी को संभाला, तब से टाटा स्टील में एक तरह नया इनोवेशन हुआ। आप देख सकते हो कि बहुत सारे फैसले एक साथ लिए गए और बहुत ही सख्त फैसले भी लिए गए। अब ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य भी शुरू करने के लिए इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय है वो टीवी नरेंद्रन का है। अब आप ये देख सकते हो कि टाटा स्टील के CEO और MD पद संभाल के उनको 10 साल हो गए और उन्होंने देखा है कि इस दौरान उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि हमने स्टार्ट में जब सबसे इसकी ज्वाइनिंग की थी तब से काफ़ी बड़ी एक दुर्घटना भी हुई थी और उसको गैस होल्डर की जो इस्पात की संयुक्त कंपनी में वहाँ पे विस्फोट हुआ था और उसमें एक मौत भी हुई थी। और समझ सकते हो कि मीडिया में उसका काफ़ी बड़ा उसको कवर किया गया था, जिसको मैनेज करना पड़ा और उसके बाद में देखें किस तरह से राहत की व्यवस्था करनी पड़ी। और देख सकते हो कि इस तरह से जो मीडिया में खबर आने के बाद तो मामला और बढ़ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक बीच में देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खदानों को बंद करने का फैसला भी आया है। टाटा स्टील के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव वाले दिन रहे और खदान सारी बंद करनी पड़ी, तो फिर आप देख सकते हो कि कारोबार करना बहुत मुश्किल पड़ा। जो उसके लिए जो आयरन था वो इंपोर्ट करना पड़ा, इंडिया से नहीं मिल रहा था खानों से। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त वो दौर था, उसको उस दौर से टीवी नरेंद्र ने टाटा स्टील को बाहर निकाला है। और अब आप समझ सकते हो कि एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहाँ से अब ग्रीन स्टील का निर्माण कंपनी शुरू कर रही है और इसके लिए SMS ग्रुप के साथ में उन्होंने बिजनेस टाइप किया है और दूसरे भी बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से इस टाटा स्टील में सबसे बड़ा जो योगदान है वो टीवी नरेंद्रन का ही है और उन्होंने ही यहाँ पे एक तरह से देखा इसको पटरी पे लाया टाटा स्टील को और अब टाटा स्टील बिल्कुल आगे दौड़ने को तैयार है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल गोल्डन पीरियड ही शुरू होने वाला है, आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की। आप 31 मई के ये लेटेस्ट अपडेट देखेंगे तो आप देखो आदित्य बिरला SL फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट यहाँ पे 454 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने 2.65% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। मीरे एसेट इमर्जिंग फंड की बात करें तो उन्होंने 385 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन उन्होंने 7.97% की अपनी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम कर ली है। इसके अलावा देखें तो SBI बैलेंस एडवांटेज फंड है, यहाँ पे 343 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनकी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। मीरे एसेट लार्ज कैप डायरेक्ट की बात करें तो 323 रुपीज़ का उनका भी इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने 315 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उन्होंने 30.78% की मंथ ऑन बेसिस पे अपनी जो है होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी ज़बरदस्त वृद्धि की है। कोटक इक्विटी ने यहाँ पे भारी निवेश किया है। ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो 308 रुपीज़ का उनका भी इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके अलावा देख सकते हो आप मीरे एसेट टैक्स सेवर ने यहाँ पे 270 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनकी 1.72% की होल्डिंग है। इस समय कोई भी बदलाव नहीं है होल्डिंग के अंदर। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की बात करें उनका 211 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने भी कोई भी बदलाव नहीं किया अपनी होल्डिंग के अंदर। और फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी की बात करें तो 183 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 11% उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। आदित्य बिरला SL फ्रंट लाइन की अगर बात करें तो 163 रुपीज़ का उनका भी इन्वेस्टमेंट है, पर उन्होंने मंथ ऑन बेसिस पे अपनी होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं किया है। तो ये कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी शानदार होल्डिंग है। सकते हो कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे और इस गिरावट का फायदा उठा तो निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।